हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। 26 अगस्त 2020 के एमसीक्यूज हमारे पास रेडी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले जो हमारा 24 अगस्त का वीडियो था, उसके अंदर एक एमसीक्यू था जिसके अंदर जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसके फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट्स के बारे में एक स्टेटमेंट दिया गया था। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो उसके अंदर स्टेटमेंट में ये लिखा था कि सरोजिनी नायडू सॉरी द कानपुर सेशन हेल्ड इन 1925, जिसके अंदर सबसे पहले वुमन प्रेसिडेंट बनाए गए थे। बट यहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन ये थी कि देर वॉज फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट इन दिस सेशन। सो बाय मिस्टेक मैंने ये कह दिया था कि शी वॉज द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट। शी वॉज नॉट द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। सो सॉरी फॉर दैट मिस इन्फॉर्मेशन। फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट जो है वो 1917 में बने थे, दैट इज एनी बेसेंट, बट वो इंडियन नहीं थे। ठीक है, ओके। सो टुडेज क्वेश्चन नंबर 1, Which of the following steps were taken by government to tackle Delhi's air pollution? दिल्ली के अंदर जो एयर पॉल्यूशन है उसे टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप लिए हैं? फर्स्ट, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। सेकंड, इम्पोजिशन ऑफ ग्रीन टैक्स। थर्ड, ऑड इवन स्कीम। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज डी, 1, 2 एंड 3। तीनों स्टेटमेंट जो है वो तीनों स्टेप करेक्ट है। देखिए, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो है, दे आर टेम्पररी मेजर्स दैट वर एनफोर्स्ड ऑन द गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जैसे कंस्ट्रक्शन जो है उसको बंद कर देना है, स्कूल्स एंड कॉलेजेस जो है उसके ऊपर टाइमिंग रेस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं। सो ऐसे गाइडलाइंस है इस ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के अंदर, जो पर्टिकुलरली दिल्ली के एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। इम्पोजिशन ऑफ ग्रीन टैक्स, इट इज़ ऑल्सो करेक्ट कि जो हैवी पॉल्यूटिंग व्हीकल्स है तो ऐसे व्हीकल्स की एंट्री के ऊपर ग्रीन टैक्स जो है वो एडिशनली लगाया जाता है, ये भी करेक्ट है। और ऑड इवन स्कीम काफ़ी फेमस है, आप सभी को पता होगा कि ऑड इवन स्कीम क्या है दिल्ली के अंदर ट्रैफिक पॉल्यूशन को कम करने के लिए। सो हमारा आंसर होगा डी, 1, 2 एंड 3। सो आज के न्यूज़पेपर में ये है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी जो है इट इज़ स्टिल नॉट गुड, इट इज़ स्टिल वर्स्ट अमॉन्ग 6 बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया, राइट। तो दिल्ली एयर पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी इश्यू में रहता है, काफ़ी न्यूज़ में रहता है दिल्ली का एयर पॉल्यूशन। सो उससे रिलेटेड इश्यूज़ क्या है और गवर्नमेंट ने स्टेप्स क्या लिए हैं, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर साइक्लिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक स्लोडाउन इन इंडिया? मतलब कि इकोनॉमिक स्लोडाउन के लिए इंडिया में कौन से साइक्लिकल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? फर्स्ट, शैडो बैंकिंग क्राइसिस। सेकंड, वीकर ग्लोबल डिमांड। थर्ड, कंजप्शन स्लोडाउन। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, 1 एंड 2। देखिए, शैडो बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि इट इज़ द सेम बैंकिंग सिस्टम जो हमारी कमर्शियल बैंक्स है उसी तरीके से शैडो बैंकिंग सिस्टम काम करती है, बट नॉट बाय द रेगुलेशन ऑफ अ सिंगल रेगुलेटर, राइट। सो जो नॉर्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उससे बाहर रह के जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं तो इसे कहेंगे शैडो बैंकिंग सिस्टम। वन सच एग्जाम्पल इज एनबीएफसीज। एनबीएफसीज आर अ पार्ट ऑफ शैडो बैंकिंग सिस्टम। सो रिसेंटली आपने देखा होगा कि एनबीएफसी के अंदर क्रेडिट क्राइसिस जो है वो चल रही है, स्पेशली स्टार्ट कब से हुई? IL&FS क्राइसिस से, राइट। सो शैडो बैंकिंग क्राइसिस इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबल साइक्लिकल फैक्टर्स। अब देखिए यहाँ पे ये जो साइक्लिकल वर्ड जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इकोनॉमिक स्लोडाउन के लिए दो टाइप के फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। वन इज साइक्लिकल फैक्टर्स एंड अदर इज स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। दोनों के बीच में मेन डिफरेंस ये है कि साइक्लिकल फैक्टर्स जो है दे विल गेट कैरिड अवे विद इन अ शॉर्ट टाइम, मतलब कि उसकी इफेक्ट जो है वो शॉर्ट टाइम टेम्पररी बेसिस पे होती है।
और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स जो है उसे आप शॉर्ट टाइम में दूर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि एग्रीकल्चरल डिस्ट्रेस, सो एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम जो है वो जब से इंडिया इंडिपेंडेंट बना तब से चलती आ रही है, तो उसे आप कम टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल कि डिमांड जो है वो कम है इकोनॉमी में, तो वो डिमांड जो है उसे आप शॉर्ट टाइम में रिकवर नहीं कर सकते, तो ऐसे फैक्टर्स को क्या कहेंगे, स्ट्रक्चरल फैक्टर्स। सो यहाँ पे सिर्फ साइक्लिकल फैक्टर्स की बात हो रही है। सो शैडो बैंकिंग क्राइसिस ये करेक्ट है। फिर उसके बाद वीकर ग्लोबल डिमांड, तो ये भी करेक्ट है कि ग्लोबल डिमांड जो है उसकी भी एक साइक्लिकल इफेक्ट है कि अगर मान लो कि प्राइजेस आर रिलेटिवली लो, सो ग्लोबल डिमांड जो है वो इट मे इंक्रीज इन शॉर्ट टाइम, तो ये भी करेक्ट है। अब इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, सो कंजप्शन स्लो डाउन इज वन ऑफ द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, बट इट इज नॉट अ साइक्लिकल फैक्टर्स, राइट। ये एक स्ट्रक्चरल फैक्टर है, बिकॉज कंजप्शन जो है वो आप विद इन अ शॉर्ट टाइम इंक्रीज नहीं कर सकते, राइट, बिकॉज कंजप्शन इज रिलेटिवली रिलेटेड विद द डिमांड। अगर कंजप्शन इंक्रीज होगा तो डिमांड इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर जाके मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगा। सो कंजप्शन स्लो डाउन इज नॉट अ साइक्लिकल फैक्टर्स, हेंस द आंसर विल बी ए 1 and 2। सो आरबीआई ने रिपोर्ट दिया है कि इकोनॉमी में श्रिंक इन सेकेंड क्वार्टर, बिकॉज जो पेंडेमिक की वजह से इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन एक्टिविटीज जो है वो सेकेंड क्वार्टर में भी कंटिन्यू है, इस वजह से इकोनॉमी अभी भी श्रिंक हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। फर्स्ट, प्रायर कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नेसेसरी फॉर सुप्रीम कोर्ट टू इनिशिएट कंटेम्प्ट पावर्स अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल। मतलब कि किसी भी इंडिविजुअल के खिलाफ अगर कंटेम्प्ट का केस चलाना है तो उससे पहले अटॉर्नी जनरल की परमिशन लेनी होगी सुप्रीम कोर्ट को। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स पावर्स टू सुप्रीम कोर्ट फॉर सुओ मोटो कॉग्निजेंस इन कंटेम्प्ट केसेस। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ ऐसे प्रोविजंस है कि जिससे सुप्रीम कोर्ट को ये पावर्स मिलते हैं विदाउट फाइलिंग अ पिटीशन, वो सुओ मोटो कॉग्निजेंस मतलब खुद के इन्वेस्टिगेशन या फिर खुद के बेसिस पे कंटेम्प्ट केस जो है वो इनिशिएट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। द आंसर इज बी, सेकेंड ओनली। फर्स्ट जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज रिसेंटली जो प्रशांत भूषण के खिलाफ कंटेम्प्ट का केस चल रहा है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने रूलिंग में ये बताया था कि प्रायर कंसेंट ऑफ अटॉर्नी जनरल इज नॉट नेसेसरी टू इनिशिएट केस ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ केसेस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, सॉरी। तो यहां पे ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट होगा। सेकंड जो है वो करेक्ट है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट हैज बीन गिवन द रोल ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड्स एंड अलॉन्ग विद दैट सुप्रीम कोर्ट इज गिवन पावर टू पनिश फॉर इट्स कंटेम्प्ट, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट को ये कंटेम्प्ट के लिए पनिश करने का पावर कहां से मिलता है, आर्टिकल 129 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो सेकंड इज करेक्ट, हेंस द आंसर विल बी बी। सो काफ़ी सारे लॉयर्स एंड एडवोकेट्स जो है वो प्रशांत भूषण के लिए आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एंड अटॉर्नी जनरल इज ऑल्सो वन ऑफ देम, ठीक है। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ केस जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है और इससे रिलेटेड सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इस साल की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4, देयर शुड बी अ कमीशन टू एग्जामिन एंड प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज अंडर 6th शेड्यूल। दिस टाइप ऑफ कमीशन इज अपॉइंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी। मतलब कि जितने 6th शेड्यूल अंडर के ट्राइबल एरियाज है उनको एग्जामिन करने के लिए और उनके ऊपर रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए एक कमीशन बनाया जाता है, और ये कमीशन जो है वो कौन सी अथॉरिटी बनाती है ये आपको यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी गवर्नर, ऑप्शन सी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑप्शन डी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज गवर्नर। 6th शेड्यूल की जहां पे बात आती है, सो मेजोरिटी ऑफ पावर्स आर वेस्टेड अपॉन गवर्नर, राइट, ओके। सो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है
उन्होंने भी ये क्लियर इंडिकेशन दे दिया है कि अरुणाचल प्रदेश को 6th शेड्यूल का स्टेटस मिल सकता है। सो अगेन 6th शेड्यूल जो है इट बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इनर लाइन परमिट? ILP के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, द कंसेप्ट वॉज ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग कॉलोनियल एरा। सेकेंड, देर आर करंटली 3 स्टेट्स अंडर दिस रेजाइम। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज A, 1 ओनली। कंसेप्ट जो है वो ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया था 1873 में। सो एट दैट टाइम इट वॉज नोन एज बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो इनर लाइन परमिट से ईस्टर्न साइड पे, मतलब यहाँ पे बंगाल प्रोविंस है तो उसके ईस्टर्न साइड पे यहाँ पे इनर लाइन है, तो वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए ये ILP रेजाइम जो है वो क्रिएट किया गया था। सो अंडर दिस रेजाइम एनी फॉरेन सिटीजन और ब्रिटिश सब्जेक्ट्स वर प्रोहिबिटेड टू एंटर इनटू दिस एरिया। अगर मान लो कि उनके पास परमिशन है ये ILP इनर लाइन परमिट, तो ही वो इस एरिया के अंदर एंटर कर सकते हैं, राइट। सो दिस वाज द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये जो ब्रिटिश सब्जेक्ट है उस वर्ड को रिप्लेस किया गया इंडियन सिटीजन के साथ, एंड नाउ इट इज नोन एज इनर लाइन परमिट, ILP रेजाइम, राइट। सो उसका ओरिजिन है कॉलोनियल एरा में, ये करेक्ट है। सेकेंड जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज अर्लियर देयर वर 3 स्टेट्स बट रिसेंटली इन 2019 गवर्नमेंट ने इसके अंदर एक और स्टेट को ऐड किया है। सो एज ऑफ नाउ देर आर 4 स्टेट्स, वन इज अरुणाचल प्रदेश, फिर उसके बाद है मिजोरम, देन नागालैंड, एंड रिसेंटली गवर्नमेंट ने मणिपुर को इसके अंदर ऐड किया है। मणिपुर को कब ऐड किया इसके अंदर? अलॉन्ग विथ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। सो देर आर करंटली 4 स्टेट्स अंडर दिस ILP रेजाइम। सो अवर आंसर विल बी A, 1 ओनली। अगेन अरुणाचल प्रदेश, सो अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड आपको सारी बातें पता होनी चाहिए कि इट इज गवर्न बाय आर्टिकल 371H एंड इट इज ऑल्सो अंडर ILP रेजाइम, राइट। सो इस पर्टिकुलर न्यूज आर्टिकल में भी ये जो बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन है उसको मेंशन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statement is or are correct about recent ordinances for amendment in APMC Act? First, it would help formalization of India's largest informal sector. Second, it will make agri market more competitive. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज C, both 1 and 2, दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो इंडियाज लार्जेस्ट इनफॉर्मल सेक्टर इज एग्रीकल्चर। तो उसके अंदर ऐसे प्रोविजन है कि अभी फार्मर्स को ये अथॉरिटी दी गई है, दे कैन सेल देयर प्रोड्यूस आउटसाइड द APMC, राइट। सो इस वजह से जो हमारा इनफॉर्मल सेक्टर है उसको आप फॉर्मलाइज कर सकते हैं, बिकॉज APMC के बारे में आप सभी को पता है कि इट इज मोनोपोलिस्टिक इन नेचर, राइट। सो फर्स्ट इज करेक्ट। सेकेंड जो है वो भी करेक्ट है कि अगर आप आपकी प्रोड्यूसेस जो है उसे APMC के बाहर सेल करते हैं देन इट विल मेक इट मोर कम्पिटिटिव, बिकॉज मैनी स्टेक होल्डर्स विल बी इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। सो हमारा आंसर होगा C, बोथ 1 and 2। सो इस पर्टिकुलर ऑर्डिनेंसेस की वजह से पंजाब हरियाणा के अंदर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, और आई थिंक पिछले 1 महीने से ये चीज़ जो है वो न्यूज़ में है। सो इस वजह से ये फार्मिंग ऑर्डिनेंसेस एंड रिसेंट अमेंडमेंट्स इन द APMC एक्ट आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, द टर्म हांगकांग कन्वेंशन was seen in news recently. It is related to dash. First, extradition law of Hong Kong. Second, recycling of ships. Third, protection of human rights of citizens of Hong Kong. And fourth, none of the above. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा।
सो करेक्ट आंसर इज बी, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। हांगकांग कन्वेंशन जो है इट इज नोन एज कन्वेंशन फॉर सेफली एंड एनवायरमेंटली वायबल रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स, जो 2009 में साइन किया गया था, राइट। तो हमारा आंसर होगा बी, रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स। सो INS विराट जो है, जिसको अभी अलंग यार्ड भेजा जाएगा, अलंग इज नोन फॉर शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री। आई थिंक इट इज एशियाज बिगेस्ट शिप ब्रेकिंग यार्ड, राइट। सो शिप ब्रेकिंग के रिलेटेड एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि रिसेंटली दिसंबर 2019 में गवर्नमेंट ने रिसाइकलिंग ऑफ शिप्स एक्ट बनाया था, तो इसके प्रोविजंस भी आपको पता होने चाहिए। Question number 8. Recently, the central government amended APMC Act through ordinances. Constitutionally, it is seen as a violation of DAS. मतलब कि रिसेंटली जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने APMC एक्ट के अंदर ऑर्डिनेंस के थ्रू अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस किए थे, सो यहाँ पे कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल का वायोलेशन होता है? फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। सेकंड, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। थर्ड, स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी। एंड फोर्थ, नन ऑफ द अबव। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज ए, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। अब देखिए, जितने भी स्टेट इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन सभी का यही आर्ग्यूमेंट है कि इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। व्हाई? बिकॉज APMC एक्ट इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एंड अंडर 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट। सो उनका कहना यह है कि इट इज नॉट अंडर द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, सो आपको इसके अंदर अमेंडमेंट करने की अथॉरिटी नहीं है, एंड दैट इज व्हाई इट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। सो अगेन APMC यार्ड्स अक्रॉस स्टेट शट ओवर मार्केट फी। ये पर्टिकुलरली महाराष्ट्र की सिचुएशन है, राइट। तो वहां पे भी APMC यार्ड्स जो है वो न्यूज में है। क्वेश्चन नंबर 9. The term Sendai framework sometimes in news is related to dash. मतलब कि Sendai framework जो है वो किससे रिलेटेड है? फर्स्ट, reducing greenhouse gases emission. सेकेंड, combating climate change. थर्ड, disaster management. एंड फोर्थ, financial cooperation for developing Asian region. तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। द आंसर इज सी, डिजास्टर मैनेजमेंट। सेंडाई फ्रेमवर्क का पूरा नाम क्या है? सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जिसके अंदर टारगेट सेट किए गए हैं फॉर द टाइम पीरियड ऑफ 2015 टू 2030। सो डिजास्टर मिटिगेशन एंड डिजास्टर एडेप्टेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजंस जो है वो इस पर्टिकुलर फ्रेमवर्क में अवेलेबल है। सो केरला के लिए आज के न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल है कि केरला का फ्यूचर जो है, अगर वो अपने नेचुरल रिसोर्सेस का कंजप्शन जो है उसको लिमिट नहीं करेंगे, देन इट विल लीड टू अ डेंजरस फ्यूचर, बिकॉज केरला में अभी नेचुरल डिजास्टर्स जो है दे हैव बिकम वेरी फ्रीक्वेंट। सो हाउ यू कैन मिटिगेट और अडेप्ट विद दिस काइंड ऑफ डिजास्टर, उसके बारे में यहाँ पे इस पर्टिकुलर आर्टिकल में कुछ प्रोविजंस दिए गए। क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर? इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के बारे में कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है? फर्स्ट, शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन इंडियाज GDP इज हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। सेकेंड, इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप 10 एक्सपोर्टर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए देखते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। आंसर इज डी, नाइदर वन नॉर टू। दोनों स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। अब देखिए, इंडिया के अंदर GDP में अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का शेयर देखने जाए सो इट इज़ अराउंड 15%, जो काफ़ी कम है। अगर हम चाइना से कंपैरिजन करें तो चाइना का ऑलमोस्ट डबल है, 29 और समथिंग परसेंटेज है, राइट। सो इंडिया का जो GDP है उसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का रोल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए ड्यू टू इट्स पोटेंशियल। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट। सेकेंड जो है वो भी इनकरेक्ट है, बिकॉज ग्लोबल एक्सपोर्ट्स में इंडिया का शेयर है अराउंड 1.7%, जो काफ़ी कम है, राइट।
सो इंडिया इज नॉट इन द लिस्ट ऑफ टॉप 10 एक्सपोर्टर्स। सो हमारा आंसर होगा डी, नाइदर वन नॉर टू। सो आज के न्यूज़पेपर में ये जो आर्टिकल है इट पर्टिकुलरली डील्स विद द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है व्हाट इज़ द करंट स्टेटस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज के 10 MCQs यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।